नेशनल इनकम, देखो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, हमारे देश का रेजिडेंट पर्सन जो फैक्टर सर्विसेज देके जो इनकम जनरेट करता है विद इन या तो इंडिया में रह के चाहे इंडिया से बाहर जाके, हमारे देश का रेजिडेंट पर्सन जो इनकम जनरेट करेगा फैक्टर सर्विसेज देके, उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। चाहे वो इंडिया में रहे चाहे वो इंडिया से बाहर जाके दे, हमारे देश का होना चाहिए वो रेजिडेंट पर्सन। देखो एक तो नेशनल इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम ओनली। नेशनल इनकम इंक्लूड देखो इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा कमाई गई इनकम को ही नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। एनआरआई द्वारा कमाई गई इनकम को मतलब नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता, और नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी से डिनोट किया जाता है। एनएनपीएफसी से डिनोट करते हैं नेशनल इनकम को। फैक्टर इनकम किसको बोलते हैं? फैक्टर इनकम लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को जो इनकम जनरेट होती है उससे, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। जैसे लैंड पे क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस, सैलरी मिलेगी, ठीक है। कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, प्रॉफिट मिलेगा मालिकों को। तो ये सब क्या फैक्टर इनकम है? फैक्टर इनकम कहलाएगी ये सब चीजें। तो फैक्टर इनकम ही तो नेशनल इनकम है जो रेजिडेंट पर्सन कमा रहा है विद इन आउटसाइड, चाहे बाहर जाके चाहे इंडिया में रह के, तो उसको नेशनल इनकम बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये चारों चीजें आ रही है फैक्टर इनकम में। कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, रेंट वगैरह हो गया, इंटरेस्ट हो गया, है ना, प्रॉफिट हो गया, ये सारी चीजें आती है किसके अंदर में? फैक्टर इनकम के अंदर में। मतलब नेशनल इनकम का सीधा सीधा कोरेक्ट क्या हुआ? नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो हमारे देश का रेजिडेंट पर्सन फैक्टर सर्विसेज देके विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया कमाए, तो उसको नेशनल इनकम बोलेंगे। यहाँ पे सिर्फ फैक्टर इनकम आएगी और नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा कमाई गई इनकम आएगी। आउटसाइड द पर्सन जो इनकम कमाएगा वो नहीं आएगी, सीधी सी बात है। एनआरआई पर्सन जो कमाएगा वो इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर में। नॉन रेजिडेंट इंडियन की कमाई गई इनकम इंक्लूड नहीं होगी, एनआरआई की इनकम नहीं आएगी इसके अंदर में। तो ये चीज है। एनएनपीएफसी से डिनोट किया जाता है इसको। फैक्टर इनकम आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम डिफरेंट है ट्रांसफर इनकम से। व्हाट इज ट्रांसफर इनकम? ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो मतलब कंसिडरेशन में ना हो, भीख में मिली हो, स्कॉलरशिप है, ओल्ड एज पेंशन है, ये क्या है? ट्रांसफर इनकम है। फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर सर्विसेज से जो कमाई हो उसको फैक्टर इनकम बोलेंगे। ट्रांसफर इनकम क्या है? जो वैसे ही मिली बिना कंसिडरेशन के, चंदा मिला, कोई डोनेशन मिला, फीस मिली, मतलब फालतू की, है ना, एनजीओ को कोई चार्जेस मिले किसी चीज के, ऐसे ही, ठीक है। तो ये चीज है। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है पर्सन? नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन होता है हमारे देश का जो नॉर्मली रिसाइड करे 1 साल या उससे ज्यादा भारत में, प्लस में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होना चाहिए हमारे देश के अंदर में। इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन द कंट्री इन विच ही लिव, उसके जिस देश में वो रह रहा है वहां पे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होना चाहिए। मतलब रहना और खाना सारा कुछ। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? वहां पे रहना खाना सारा कुछ हो, कंजप्शन वहीं हो और वहीं पे इन्वेस्टमेंट भी हो। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये चीज है। मतलब नॉर्मल रेजिडेंट समझ आया होगा। इसके बाद में आगे चलो। नॉर्मल रेजिडेंट एंड एनआरआई में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल रेजिडेंट एंड एनआरआई में क्या डिफरेंस है? इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। अब इंडियन है, फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, इंडिया के अंदर लोकेटेड है। एक फॉरेन एम्बेसी है, फॉरेन एम्बेसी खुली हुई है, इंडिया के अंदर ऑफिस है उसका, इंडियन वहां पे काम कर रहे हैं, तो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा क्योंकि इंडियन की टेरिटरी के अंदर में है। अच्छा, फॉरेन एम्बेसी वर्किंग इन इंडिया, इंडियन एम्बेसी इन कनाडा एंड जापान। देखो फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी है, फॉरेन के अंदर है, कनाडा के अंदर में, कैनेडियन लोग वहां पे काम कर रहे हैं, तो वहां के रेजिडेंट कहलाएंगे, ठीक है। अपनी टेरिटरी में नहीं है वो चीज। देखो इंडियन इकोनॉमी दे एम्प्लॉयड इन WHO ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया, एनआरआई कहलाएगा, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। इंडियन जो है WHO ऑफिस इंडिया के अंदर लोकेटेड है, WHO का ऑफिस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है, ठीक है। तो उसके अंदर इंडियन काम कर रहा है और इंडिया के अंदर लोकेटेड, इंडिया का कहलाएगा। फॉरेनर वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया भाई ये एक्सेप्शनल केस है, पता है तुमको। ये WHO है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है।
इनके अंदर में काम करने वाला एम्प्लॉय वहीं का एम्प्लॉय कहलाएगा जहाँ वो है, चाहे वो कहीं पे काम कर रहा हो। मान लो अमेरिका के अंदर में WHO ऑफिस खोला हुआ है, इंडियन वहां पे जाके काम कर रहा है, तो वो इंडिया का ही रेजिडेंट माना जाएगा, ना कि अमेरिका का। ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ये मतलब वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब पूरे वर्ल्ड को मतलब समर्पित है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है। WHO है, जैसे IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, तो इनके अंदर में काम करने वाले एम्प्लॉय जहाँ के हैं वहीं के कहलाएंगे, चाहे कहीं काम कहीं करते हो, ठीक है, काम कहीं करते हो, लेकिन वो इंडिया के ही रेजिडेंट कहलाएंगे अगर इंडियन है, सीधी सी बात ये है। अब देखो द जर्मन वर्किंग, देखो इसके लोकेटेड लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया। भाई इंडिया के अंदर में IMF का ऑफिस है, इंडियन काम कर रहा है, इंडियन कहलाएगा। और जर्मनी के अंदर में IMF का ऑफिस है, इंडियन काम कर रहा है। देखो क्या कर रहा है, जर्मन वर्किंग कर रहा है एज ए डायरेक्टर ऑफ ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया। IMF का ऑफिस इंडिया के अंदर में है, जर्मन पर्सन काम कर रहा है वहाँ इंडिया में आके, तो वो जर्मनी का ही रेजिडेंट कहलाएगा, इंडिया का रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। चाहे उसका मतलब इंटरेस्ट यहाँ पे हो, तो भी वो जर्मन का ही रेजिडेंट कहलाएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एम्बेसडर फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सारा कुछ बेच बाच के जब इंडिया में नहीं सेट हो जाते, जैसे इंडिया वाले कनाडा में सेट हो जाते हैं, तो एम्बेसडर बोलते हैं उनको। एम्बेसडर है फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो इंडियन कहलाएगा, 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह लिया एंड उसका इंटरेस्ट भी लाई कर रहे हैं यहाँ पे। एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब इंडिया से छोड़ के जा रहे हैं तो वो वहां के रेजिडेंट कहलाएंगे, यहाँ के NRI हो जाएंगे वो। तो ये चीज है। फॉरेन सिटीजन लिव इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, या फिर कोई फॉरेन सिटीजन इंडिया के अंदर में 1 साल या उससे ज्यादा भारत में रहते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोल देंगे, नॉर्मल रेजिडेंट बोल देंगे। और NRI किसको, जो 1 साल से कम रहता है हमारे भारत में। अब मान लो कोई क्रिकेट का प्लेयर है, खेल के वापस चले गए, तो वह NRI है, सीधी सी बात है, वो नहीं है इंडियन अपना पर्सन नहीं है, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, नॉर्मल रेजिडेंट क्यों बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल रेजिडेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेशनल इनकम में नॉर्मल रेजिडेंट आते हैं। नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो हमारे देश का फैक्ट्री इनकम देके, मतलब फैक्टर सर्विसेज देके नॉर्मल रेजिडेंट जो इनकम कमाता है इंडिया में रह के चाहे बाहर रह के, उसको बोलेंगे नेशनल इनकम। तो नॉर्मल रेजिडेंट की बात तब आ रही है क्योंकि नेशनल इनकम में इसका बहुत बड़ा हाथ है। नेशनल इनकम कमाता तो यही है ना, तभी नेशनल इनकम मानी जाती है। नेशनल इनकम का मतलब क्या होगा, सीधी सीधी बात ये है, फैक्टर सर्विसेज देके हमारे देश का रेजिडेंट पर्सन, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट पर्सन जो इनकम कमाए, उसको बोलेंगे नेशनल इनकम विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, 1 साल में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल, डोमेस्टिक और नेशनल में क्या फर्क है। डोमेस्टिक इनकम NDPFC को बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम NDPFC को बोलते हैं। डोमेस्टिक इनकम होती क्या है, डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी की बाउंड्री लाइंस के अंदर जो कमाई जाए, फर्क नहीं पड़ता रेजिडेंट कमा रहे हैं नॉन रेजिडेंट कमा रहे हैं। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है हमारे देश की बाउंड्री लाइंस में जो इनकम जनरेट हो, मतलब हमारे देश के बॉर्डर तक जो जनरेट हो, 12 न्यूट्रिकल माइल्स तक हमारे देश का एरिया कहलाता है, ठीक है। सी वेज से 12 न्यूट्रिकल माइल्स तक, सी वेज से 12 न्यूट्रिकल माइल्स तक हमारे देश का एरिया कहलाता है। अगर रेगिस्तानी एरिया तो भी 12 न्यूट्रिकल माइल्स तक हमारे देश का एरिया कहलाएगा, ठीक है। ये 12 न्यूट्रिकल माइल्स तक वो एरिया होता है जो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। मतलब समुद्र है मान लो मुंबई में, उसके बाद 12 न्यूट्रिकल माइल्स तक हमारा एरिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ तक हमारे देश का एरिया कहलाएगा और हम यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज जो भी एक्सट्रैक्ट करेंगे वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। मतलब डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो हमारे देश की बाउंड्री लाइंस में कमाई जाए, फर्क नहीं पड़ता चाहे रेजिडेंट कमाए चाहे नॉन रेजिडेंट कमाए, बात सीधी सीधी है। डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम जनरेट हो वो डोमेस्टिक इनकम है। नेशनल इनकम वो इनकम है जो रेजिडेंट पर्सन, नॉर्मल रेजिडेंट पर्सन फैक्टर सर्विसेज देके जो इनकम जनरेट करता है, चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो, ठीक है, तो वो नेशनल इनकम है। सीधी सी बात ये है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब समझाया होगा, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम का मतलब समझाया होगा। डोमेस्टिक और नेशनल में क्या फर्क है, डोमेस्टिक को NDPFC बोलते हैं
और नेशनल को NNPFC बोलते हैं। डोमेस्टिक और नेशनल का ही फर्क है। डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना है तो क्या करूं, ऐड NFIA, ऐड क्या कर दूं, NFIA। डोमेस्टिक नेशनल में कैसे बदलेगा, डोमेस्टिक नेशनल में कैसे बदलेगा, NFIA ऐड कर दूं। असली मायने में NFIA होता क्या है, व्हाट इज NFIA? NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये तो फुल फॉर्म है इसकी। व्हाट इज NFIA बात करें तो एक बात सुनो, मेरी सोचने वाली बात ये है, मतलब नेशनल इनकम में बदलना है डोमेस्टिक इनकम को। मेरे को डोमेस्टिक इनकम क्या होती थी, जो बाउंड्री लाइन ऑफ द कंट्री में कमाई जाए, फर्क नहीं पड़ता रेजिडेंट कमाए या नॉन रेजिडेंट कमाए। नेशनल इनकम क्या होती थी, हमारे देश का रेजिडेंट पर्सन कमाए जो पैसे, ठीक है, उसको बोलते हैं, चाहे वो बाहर जाके चाहे वो अंदर आके हैं। अब इसमें से NFIA का मतलब ये हुआ कि जैसे एक तो वो जो नॉन रेजिडेंट पर्सन हमारे देश में रह के कमा रहे हैं वो पैसे, और हमारे देश का रेजिडेंट पर्सन जो बाहर से कमा के ला रहे हैं वो पैसे। सही है कि नहीं है? मतलब जब देखो डोमेस्टिक इनकम के अंदर में क्या आया था, मतलब डोमेस्टिक इनकम के अंदर में आया था जब हमारे देश में डोमेस्टिक इनकम के अंदर में देखो, एक तो नॉन रेजिडेंट पैसे कमा रहे वो, एक क्या हमारे देश का रेजिडेंट पर्सन जो पैसे कमा रहे हो, है ना, पर्सन जो पैसे कमा रहे हो, तो ये दोनों को मिला के NFIA बनता है। मतलब कहने का क्या है, इसको क्या करूं, अगर NDPFC को NNPFC में बदलना है, इसको क्या करूं, इसको तो माइनस कर दूं और इसको क्या कर दूं, प्लस कर दूं। रेजिडेंट पर्सन जो इनकम कमा रहा है बाहर से, मैंने रेजिडेंट पर्सन जो इनकम कमा रहा है, मेरा कहने का मतलब समझो, मैं बोर्ड पे समझाता हूँ, काम जगह नहीं है। मेरा कहने का क्या मतलब है, मेरा कहने का ये मतलब है, देखो NDPFC है, इसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। अपने को किस में बदलना है, NNPFC में बदलना है, मान लो इसको, मतलब नेशनल इनकम में बदलना है, नेशनल इनकम में बदलना है। अब नेशनल इनकम में मेरे को बदलना है डोमेस्टिक इनकम को, तो क्या करूं मैं, नेशनल भाई डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना है, डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना है तो क्या करूं, ऐड NFIA करूं, मतलब NDPFC को प्लस NFIA कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, NNPFC आ जाएगा। सही बात है। अब NNPFC का मतलब बता रहा हूँ, मतलब NFIA का मतलब बता रहा हूँ मैं, मतलब क्या है, NDPFC क्या होता है, NDPFC क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम को। अब डोमेस्टिक इनकम क्या है, डोमेस्टिक बाउंड्रीज में जो कमाई जाए, है कि नहीं है। इसमें से क्या माइनस करूं, जो नॉन रेजिडेंट पर्सन हमारे देश में बैठा हुआ कमा रहा है, मतलब नॉन रेजिडेंट पर्सन, नॉन रेजिडेंट इनकम जो हमारे देश में बैठ के कमाई जा रही है ना, माइनस कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे, जो हमारे देश का रेजिडेंट पर्सन बाहर से कमा के ला रहे हैं, प्लस कर देंगे, नहीं कर देंगे, क्योंकि फैक्टर इनकम मतलब वो रेजिडेंट पर्सन वाली जोड़नी ही नहीं जोड़नी। अब डोमेस्टिक में से नॉन रेजिडेंट की हटा दी तो क्या बचेगी, डोमेस्टिक में रेजिडेंट की बचेगी, और प्लस क्या करूं, बाहर से जो रेजिडेंट पर्सन कमा के ला रहा है वो, तो दोनों जुड़ गई तो क्या रह जाएगी, नेशनल इनकम बन जाएगी। इसी तो NFIA बोल दिया। जो ये दो पॉइंट है यहाँ पे जो मैं बताऊंगा, ऐड क्या करें, इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन आउटसाइड द इंडिया, आउटसाइड इंडिया, इन दोनों पॉइंटों को NFIA बोल दिया गया। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट करके बता देता है हमेशा, सही है, नेट करके रिजल्ट दे देते हैं। मतलब NDPFC को अगर मेरे को NNPFC में बदलना है क्या करूं, तो डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना है तो क्या करूं, ऐड NFIA कर दूं। इतनी सी बात और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे चलो, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में देखो क्या बात होती है, इन कॉमन लैंग्वेज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इज अंडरस्टूड टू मींस पॉलिटिकल टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब पॉलिटिकल टेरिटरी से है यहाँ पे, ठीक है। बट इन द इकोनॉमिक्स इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक टेरिटरी।
इकोनॉमिक टेरिटरी विच इज ए देखो मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन पॉलिटिकल टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर में बहुत सारी चीजें आती है। इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। इकोनॉमिक टेरिटरी वो टेरिटरी होती है जिसपे हमारा राज चलता है, जिसपे हमारा फ्रीली गुड्स जा सके, आ सके, पीपल आ सके, जा सके। मतलब जैसे मान लो फॉरेन में हमारे इंडिया की एम्बेसी है, वो हमारी खुद की है, वो हमारी इंडियन टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी, पता है। अब हमारी इंडियन कंपनी है, उसकी एक ब्रांच वहाँ खुली हुई है, तो वो हमारा राज चलता है उसके ऊपर, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा जो हमारे कंट्रोल में है। मतलब इकोनॉमिक टेरिटरी बोलेंगे। पॉलिटिकल टेरिटरी है ये जो बाउंड्री लाइन है देश की, ये पॉलिटिकल टेरिटरी है, सही है। लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करें तो इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब ये होता है कि भाई विदेश में जो हमारा है ना वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है, जो हमारे भारत के कंट्रोल में है वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है। सीधी सी बात ये है, ठीक है। अब मान लो इंडियन ने वहां पे कोई दुकान खोल रखी है, मतलब इंडिया से कंट्रोल हो रही है वो चीज, तो वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। इंडियन एम्बेसी है, इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है। इंडियन कंपनी एक्ट से कोई कंपनी अप्रूव्ड है और वो कंपनी का ब्रांच वहां पे खुला हो, वो भी इंडियन टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। इकोनॉमिक टेरिटरी और पॉलिटिकल टेरिटरी समझ आई होगी। डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्जन समझ आया। 2 पॉइंट थे जो मैंने तेरे को बताया। अच्छा, इसके बाद में देखो डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला मैंने। NDNFC भी तो बोल सकते थे हम इसको, नेट डोमेस्टिक इनकम भी तो बोल सकते थे, NDI भी तो बोल सकते थे। NDP क्यों बोला, प्रोडक्ट क्यों बोला जा रहा है इनकम को, कहने का मतलब डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्यों? प्रोडक्ट से ही तो सारा कुछ है। अब ये पेन बन रहा है, मेरी बात समझो, ये पेन बन रहा है, मान लो ये पेन की फैक्ट्री है, 20,000 लेबर काम कर रही है उस पेन की फैक्ट्री में। पेन की फैक्ट्री के अंदर में 20,000 लेबर काम कर रही है, 20,000 लोगों का परिवार चल रहा है। मतलब 4 लोग एक पे डिपेंड है तो 80,000 लोगों का काम चल रहा है इस फैक्ट्री के होने की वजह से। इस फैक्ट्री के होने की वजह से फैक्ट्री के मालिक को किराया मिल रहा है। इस फैक्ट्री के होने की वजह से जिसने फाइनेंस प्रोवाइड किया हो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। इस फैक्ट्री की वजह से मालिक को प्रॉफिट मिल रहा है। इस फैक्ट्री की वजह से लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज मिल पा रही है। इस फैक्ट्री की वजह से जो ये प्लास्टिक बना रहा है वो प्लास्टिक बेच पा रहा है। ये पेन है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज के बिना सब कुछ खत्म है। इसलिए आप इनकम इज इक्वल टू प्रोडक्ट बोल सकते हो, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट है तो सब कुछ है, विदाउट द प्रोडक्ट कुछ नहीं है दुनिया में। गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, सीधी सी बात ये है। इसीलिए डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला गया। आप डोमेस्टिक इनकम को डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, एक ही बात है, सही है, समझ आया। तो ये चीज है। आगे चलो, डोमेस्टिक इनकम NDPFC से डिनोट किया जाता है और नेशनल इनकम को NNPFC से डिनोट किया जाता है। मैं एक बार और बताना चाहूंगा, डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो हमारे देश की बाउंड्री लाइंस में रह के कमाई जाती है, चाहे वो रेजिडेंट पर्सन कमाए चाहे वो नॉन रेजिडेंट पर्सन कमाए, इट्स डजंट मैटर इट, ठीक है। और नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो हमारे देश का रेजिडेंट पर्सन कमाता है, मतलब 1 साल के अंदर में फैक्टर सर्विसेज देके। No transfer income, only factor services is to be counted in the national income, ठीक है। No transfer income counted. Gross and net concept of domestic product. What is gross? GDP है। GDP को NDP में बदलने का तो क्या करूं? देखो G है DP, मेरे को इसको NDP में बदलना है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस क्या कर दूं, ग्रोस को नेट में बदलने का माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया जाए, ठीक है ना। माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया, ग्रोस को नेट में बदलने का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाए, सीधी सी बात। किसी चीज को किसी में बदल लो, लॉजिक होना चाहिए दिमाग में बस, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। डोमेस्टिक मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या फर्क है, किसी चीज का फर्क है। MP और FC में किसी चीज का फर्क है। मैं बोल लूं, बोर्ड पे आ जाते हैं, चलो। MP को FC में बदलने का है या FC को MP में बदलने का है। हाँ, MP को FC में बदलने का है तो माइनस टैक्सेस एड सब्सिडी बोले तो NIT भी बोल सकते हो,
एम एमपी माइनस एनआईटी, ये बोल सकते हो एमपी माइनस एनआईटी, मतलब माइनस टैक्सेस एट सब्सिडी, सही है, यही होएगा एमपी माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडी होएगा, ठीक है ना, माइनस टैक्स एट सब्सिडी एमपी में से। एफसी को एमपी में बदलना है तो एफसी प्लस में टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक है, मतलब फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में बदलने का, तो ठीक है, तो ये चीज है। अब किसी चीज को किसी में बदल लो, जीडीपी एमपी है, जीडीपी एमपी है, इसको मान लो एनएनपीएफसी में बदलना है, एनएनपीएफसी में बदलना है, कैसे करूं, जी को एन में बदलना, पहले तो माइनस डेप्रिसिएशन, जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, हाँ माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना है तो प्लस क्या करूं, एनएफआईए, लॉजिक से करो काम, लॉजिक से करो, डोमेस्टिक को नेशनल में बदल दिया प्लस एनएफआईए, एमपी को एफसी में बदलना है माइनस एनआईटी, तरीके से काम करो, एक एक स्टेप को उठाना है, यूं नहीं कभी भी कुछ भी बोल दिया उठा के, हैं, समझ आएंगे। मैं किसी भी चीज को किसी में बदल सकता हूं, मैं बोलता हूं जी एन पी एफ सी को एन जी डी पी एम पी में बदल के देखो, जी तो जी है ही, एन को नेशनल को डोमेस्टिक में बदलना है तो ऐड क्या कर दूं, ऐड एक तो होएगा एन एफ आई ए, नेशनल का सॉरी माइनस होएगा, नेशनल को डोमेस्टिक में बदलना है माइनस एन एफ आई ए, सही है, नेशनल को डोमेस्टिक में बदलना है माइनस एन एफ आई ए, ठीक है। मैं एक बार इसको बोर्ड पे लिख दूं, या तो पढ़ा रहने दे, क्या दिक्कत है, माइनस एन एफ आई हो जाएगा। अच्छा पीपी है ही, एफसी को एमपी में बदलना है, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में बदलना, टैक्स प्लस होगी माइनस सब्सिडी होगी, ठीक है, तो मतलब टैक्स प्लस एनआईटी बोल दूं, एक ही बात है, प्लस एनआईटी बोल दिया जाए। मैं किसी चीज को किसी में बदल सकता हूँ, ये वही चीजें दी हुई है, ठीक है, कन्वर्जन की। अब देखो अगला पॉइंट आ जाता है, नॉमिनल जीडीपी। व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी होता है, इट रेफर्स टू द जीडीपी एट करंट प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी करंट ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनता है नॉमिनल जीडीपी। क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर जो क्वांटिटीज बनाई जा रही है, एंड प्राइस जो प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द ईयर का है, दिस इज कॉल्ड जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस। नॉमिनल मतलब करंट प्राइस, फिलहाल का प्राइस, क्वांटिटी इनटू प्राइस इज इक्वल टू क्या बनेगा? नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। और रियल जीडीपी क्या बनेगा? करंट ईयर की क्वांटिटी बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर प्राइस, क्या? बेस ईयर प्राइस, ये क्या बना? रियल जीडीपी बना। ये क्यों बनाया ऐसा? क्यों, क्या कारण है? इनटू बेस ईयर का प्राइस बोला, क्यों बेस ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई हुआ? एक बात सोचने वाली है, मान लो ये पेन मान लो 2020 में 2 रुपए का था, ये ऐसे ऐसे 100 पेन बने इकोनॉमी के अंदर में, बने। इकोनॉमी कितनी की हुई? जीडीपी कितनी की हुई? 100 गुना 2, 200 रुपए की हुई 200 रुपए की। अब यही पेन 5 रुपए का आज 2025 में 24 में, ठीक है, 5 रुपए का, ये आज 100 पेन बने, जीडीपी क्या 500 की बन गई? नहीं, 5 रुपए की है, 5 गुना 100, 500 हुए ना। वैसे देखा जाए, मेरी बात सुनो, यहाँ 500 हुए, वहां पे रियलिटी में कितने हुए थे? 200। कंपैरिजन तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वहां पे भी 100 पेन बने थे, वहां पे भी, यहाँ पे भी 100 पेन बने, महंगाई का फर्क हो गया, 100 पेन वहां बने, 100 पेन यहाँ बने हैं। जीडीपी मतलब गुड्स को बोलते हैं, 100 पेन उस दिन बने थे, 100 पेन आज बने हैं, तो सेम है ना जीडीपी। तो रियल जीडीपी कैसे निकलेगा? बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करके, इसलिए मैंने 2 रुपए से गुणा किया, 5 से नहीं किया, तभी पता चलेगा रियलिटी में जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है। बात समझेंगे? रियल जीडीपी निकालना है तो बेस ईयर की प्राइस से गुणा करो, हमारा मकसद है प्रोडक्ट निकालना, मेन बात ये है, समझेंगे? तो ये चीज है, मतलब क्वांटिटी इनटू बेस ईयर प्राइस इज कॉल्ड रियल जीडीपी। अगर रियल जीडीपी निकालने का है तो बेस ईयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझेंगे? तो ये चीज है बेस ईयर प्राइस, यस, बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बात बनेगी। देखो इसके बाद में ये देखो, जैसे ये रहा, ये क्वेश्चन है छोटा सा,
20 टन क्वांटिटी है, 100 पर टन प्राइस है, तो नॉमिनल जीडीपी क्या बनेगा? 100 इंटू 20, 2000। नॉमिनल जीडीपी हो गया कि नहीं हो गया? क्लोथ का 100 इंटू 5 और ये सब है ना। 2018-19 का देखो, ये करंट ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर का प्राइस उठा लेते 100, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ 2000 हो गया ना, तो वो क्या हो गया? रियल जीडीपी हो जाएगा। अब फिलहाल नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, ये इंटू ये करेंगे तो नॉमिनल जीडीपी आएगा, आएगा नहीं आएगा? अब रियल जीडीपी निकालना हो तो ये इंटू ये कर दो, कहने का ये मतलब है, ये इंटू ये कर दो, सही बात है कि नहीं है? तो ये क्या निकल जाएगा? रियल जीडीपी निकल जाएगा। इन्होंने करा भी होगा ऐसा, ये देखो 30 इंटू 100 कर रखा है ना, बोला हुआ होगा, कोई एग्जाम्पल है एक तरह का। 30 इंटू देखो 100 किया हुआ है, 20 इंटू 5 किया हुआ है, देखो 10 इंटू 50, 500 किया हुआ है ना। मतलब कॉन्स्टेंट प्राइस जीडीपी, देखो रियल जीडीपी बोल दो इसको तुम, रियल जीडीपी समझ आया नहीं आया? रियल जीडीपी राइज फ्रॉम 5000 करोड़ टू 9000 करोड़ इवन व्हेन प्राइस लेवल इज कॉन्स्टेंट। प्राइस लेवल कॉन्स्टेंट है तो जीडीपी बढ़ा है ना यहाँ पे, रियली में देखा जाए तो, ठीक है? तो ये चीज है जीडीपी एट करंट प्राइस, मतलब ऑल्सो कॉल्ड जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस, करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी, मतलब करंट प्राइस को बोल देंगे जीडीपी एट करंट प्राइस। देखो जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस किसको बोल देंगे? रियल जीडीपी को। पहले भी यही रेट लिया था, आज भी यही रेट उठाया है, पहले भी 10 रुपए उठाया था, आज भी 10 रुपए उठाया है। जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस किसको बोलेंगे? रियल जीडीपी को बोल सकते हैं, आ सकता है एमसीक्यू में भाई। जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस किसको बोलेंगे? मतलब रियल को बोलेंगे, नॉमिनल को बोलेंगे, या नन ऑफ द अबव, या दोनों को बोलेंगे? किसको बोलेंगे? कॉन्स्टेंट प्राइस वाले को रियल जीडीपी बोलेंगे, कॉन्स्टेंट प्राइस, करंट प्राइस वाले को नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे, ठीक है? करंट प्राइस इनटू करंट क्वांटिटी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, बेस ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी इज इक्वल टू जीडीपी, रियल जीडीपी। तो दोनों में डिफरेंस पता ही है अपने को। कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, देखो एक ये पॉइंट आता है, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना, नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट करना। नॉमिनल और रियल में क्या होता है? नॉमिनल में क्या उठाया जाता है ये बताओ? नॉमिनल में करंट ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस, इसमें करंट ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर का प्राइस, बेस प्राइस उठाया जाता है, सही बात है? इस प्राइस में और इस प्राइस में फर्क है ना, इनका डिफरेंस हटाना है। इस प्राइस और इस प्राइस में किस चीज का फर्क है? महंगाई का। प्राइस इंडेक्स बोले तो जो इंडेक्स बढ़ता जाता है, आज चीज 100 की है, प्राइस इंडेक्स 5 गुना हो गया, मतलब 500 की होगी वो चीज। तो देखा जाए जीडीपी एट करंट प्राइस बटे प्राइस इंडेक्स इंटू 100, समझे? जीडीपी एट करंट प्राइस बटे प्राइस इंडेक्स इंटू 100, मतलब कहने का क्या है? मेरी बात सुनो, जीडीपी एट करंट प्राइस कितने हैं? मान लो यहाँ पे देखो, इफ 2011 जीडीपी 100 करोड़, 2011 में जीडीपी 100 करोड़ था, ठीक है? अच्छा, एंड 2019 इट्स 200 करोड़, ठीक है? एट द करंट प्राइस पे 200 करोड़ था कि नहीं था? करंट प्राइस पे 200 करोड़ था। अच्छा, इसके बाद में इफ प्राइस इंडेक्स राइज फ्रॉम 100 टू 400, भाई 400 हो गया ना, प्राइस इंडेक्स 400 हो गया, और महंगाई की पहले कितनी थी? 100 की चीज थी, आज वो 400 की है। जो 100 की थी वो आज 400 की है, तो डिवाइड करके देख लो, जो भी बनेगा ये काट पीट के जो भी आएगा, 50 आ गया। जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस कितना? 50 आ गया। मतलब देखा जाए कॉन्स्टेंट प्राइस का मतलब नॉमिनल, रियल जीडीपी, मतलब नॉमिनल को रियल में बदला है मैंने, नॉमिनल को रियल में बदला है। नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, ये याद रख लियो ये फॉर्मूला, बाद ज्यादा बसड़ पालने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद देखो जीडीपी डिफ्लेटर भी एक नंबर में क्वेश्चन आता है, नोट कर लेना, एक नंबर में क्वेश्चन आएगा पक्का 100%। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? मैं साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ, क्या आ सकता है पेपर में, इसमें से छोटे क्वेश्चनों में निकलेंगे इसमें।
इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट, मतलब रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में जो रेशियो है दिस इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर किसको बोलेंगे, मतलब जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस के बीच में जो रेशियो बन रहा है इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। डिफ्लेटर मतलब जीडीपी कितना डिफ्लेट कर रहा है, कितना बढ़ा है कितना घटा, तो ये डिफ्लेट कितना कर रहा है। अब देखो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइस बटे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100, रेशियो तो बन रहा है अकाउंट्स में पार्टनरशिप में जैसे। तो जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स, देखो नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी इनटू 100 की बात है, ठीक है। अच्छा इसके बाद में देखो आगे चलो, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आना, ये पार्ट है पढ़ने का। अच्छा इसके बाद में देखो जीडीपी एंड वेलफेयर, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, मतलब जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या जीडीपी और वेलफेयर का संबंध है आपस में? कई लोग कहते हैं संबंध है, कई लोग कहते हैं कोई संबंध नहीं है। जीडीपी पता है क्या है? जीडीपी की फॉर्मेशन ही प्रॉफिट मेकिंग है, जीडीपी की फॉर्मेशन ही प्रॉफिट मेकिंग है। जीडीपी और वेलफेयर का कोई संबंध नहीं है आपस में, ये लिमिटेशन लिखी हुई देखो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पता क्या है? इनकम जीडीपी तो बढ़ रहा है, हमारे देश की जीडीपी 5वें नंबर पे है आज, है 5वें नंबर पे तो है, लेकिन वो बिहारियों को तो उतना ही पैसा मिल रहा है, 500 रुपये मिल रहे हैं। जीडीपी तो अंबानी अडानी के लिए बढ़ रही है, समझेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज वो बना रहे हैं, वो लोग क्या वेलफेयर हो रहा है? नौकरी करने वाले लोग वही नौकरी कर रहे हैं 15,000 रुपये की, 20,000 रुपये। कह रहे जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन वो मालिकों के लिए बढ़ रहा है और के लिए नहीं बढ़ रहा। देखो इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न अनइक्वल, जीडीपी ग्रोथ फॉल टू रिफ्लेक्ट ए राइज इन सोशल वेलफेयर। देखो इंडिया इज फेसिंग दिस सिचुएशन, देखो परसेंट जो भी है, वाइल पर कैपिटा जीडीपी इज राइज, पर कैपिटा जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन कुछ बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे, उसको अचीव नहीं कर पा रहे, वो चीजों जो और लोग अचीव कर पा रहे हैं। हमारे देश के 10% लोग 90% इनकम का भाग कवर कर रहे हैं, 90% इनकम खा रहे हैं। बाकी जो बच्चे कुछ 90% लोग हैं वो 10% इनकम में से काम चला रहे हैं, समझे? 10% लोग में अडानी अंबानी जिंदल विंदल ये सब आ गए, समझाएंगे? मतलब ये सब है। तो ये 10% लोग 90% इनकम को एक्वायर किए हुए हैं, बाकी बचे हुए 10% लोग सारी इनकम। कैसे वेलफेयर हुआ? जीडीपी बढ़ तो रहा है लेकिन इन 10% लोगों के लिए बढ़ रहा है। देखो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी का कंपोजिशन ही प्रॉफिट मेकिंग है। अब तू दुकान खोल के इसलिए बैठा था कि तेरे को प्रॉफिट हो, मैं सेंटर खोल के इसलिए बैठा हूं मेरे को प्रॉफिट हो, और सभी लोग धंधा खोल के इसलिए बैठे सबको प्रॉफिट हो। जीडीपी तभी बनता है जब प्रॉफिट होता है। आपको पता चल जाए आपको कुछ प्रॉफिट नहीं मिला, आप दुकान नहीं खोलोगे, सीधी सी बात ये है। कोई दुकान नहीं खोलेगा, कोई कहीं जॉब पे जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, छोड़ देंगे सब लोग काम, समझेंगे? मतलब कंपोजिशन ऑफ जीडीपी ही प्रॉफिट मेकिंग है। प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा, समझेंगे? प्रॉफिट दिखेगा तो सब लोग काम करेंगे। कंपोजिशन ही ऐसा है जीडीपी का। तो वेलफेयर कहाँ हुआ? सोचा जाए तो वेलफेयर और जीडीपी का क्या संबंध हुआ? प्रॉफिट मेकिंग है इकोनॉमी पूरी की पूरी, तो ये चीज है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, अब कई सिस्टम क्या है अपने देश के अंदर में, कई जगहों पे आज भी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हो जाता है, बार्टर सिस्टम। लाइक गुड्स दिखते ही नहीं इकोनॉमी के अंदर में, बिक भी रहे नहीं बिक रहे, एक्सचेंज कर लेते हैं गाँव में। एक्सटर्नलिटीज, ये पॉइंट पूछा जाता है एमसीक्यूज में ज्यादातर। एक्सटर्नलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज बहुत है। अब मान लो हमने पार्क बनवाया, हमने पैसे लगवाए, सारी चीजें हमने लगवाई, अब पता चल रहा है पीछे से बिहारी आगे तोड़ रहे हैं, बेंच तोड़ रहे हैं, तोड़ के लेके बेच रही कबाड़ में। क्या मतलब है इन चीजों का? क्यों बनवा रहे हैं हम? एक तो तुमको फैसिलिटी दे रहे हैं, फिर तुम लायक ही नहीं हो फैसिलिटी लेने की ना भैया। हम फैसिलिटी दे रहे हैं, पार्क बनवाया, सारा कुछ करा, सबने पैसे लगाए, उसके बाद में ये बाहर के लोग आगे तोड़ के जा रहे हैं। पड़ा रहने दो, ऐसे क्या इलाज है? ठीक है, तोड़ना तो है ही लोगों को। तो एक्सटर्नलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी होती है कुछ एक। उन्होंने पैसे भी नहीं दिए, यूज भी कर रहे हैं सर्विसेज को, तोड़ भी रहे हैं ऊपर से। बात समझेंगे? तो गलत चीजें हैं ये। मतलब अपनी चीज समझ के यूज ही नहीं करता कोई, दूसरे की कोई चीज फंस जाए ना भाई, क्या दिक्कत है? अपनी थोड़ी है, खेचो जितनी खेचनी है। अरे ये समझो तुम्हारे को विश्वास करके दिए उस बंदे ने, तो कुछ सोच समझ के दिए वो चीज, यूं थोड़ी तोड़ दोगे तुम। तो वो चीज है एक्सटर्नलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज की वजह से भी सोशल वेलफेयर करने का मन नहीं करता, समझेंगे?
Externalities refers to good and bad impact of an economic activity without paying the price or penalty for that. है ना, पेनल्टी भी नहीं देते, प्राइस भी नहीं देते. There are both positive and negative externalities. Positive externalities occurs when the for example X maintain beautiful garden and Y उसका पड़ोसी है, Y ने कुछ दिया नहीं, कुछ वो उसमें घूमने के लिए आ रहा है, उसमें फूल पत्ते तोड़ के ले जा रहा है, पौधे भी उखाड़ के ले जाता हुआ. गलत है ना ये सिस्टम. तो नहीं है कोई वेलफेयर से रिलेटेड लोग हमारी दुनिया में. खत्म चैप्टर ये.